जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों आप जो है बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी कैडेट की तैयारी कर रहे हो, सीयूटी की, या फिर डीडी यूनिवर्सिटी या फिर अन्य यूनिवर्सिटी के लिए दोस्तों बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये दोस्तों जो है वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों ये जो है आज का जो है प्रैक्टिस सेट 1 है। इसी तरह से जो है बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम के लिए वीडियो आती रहेंगी, तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए जो है आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है दोस्तों, एक तरफ फसल दिया है और एक तरफ खरपतवार दिया है, और इनमें से पूछा है कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। तो धान में कौन सा खरपतवार लगता है, तो धान का जो है प्रमुख खरपतवार है इकाइनोक्लोआ कोलोना। ठीक है, धान का प्रमुख खरपतवार क्या है? इकाइनोक्लोआ कोलोना, ये सही है। गेहूं में फैलरिस माइनर लगता है, जिसे दोस्तों क्या बोलते हैं? गेहूं का मामा बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा सही है। यहाँ पे दिया है तंबाकू, और तंबाकू के सामने दिया है चिकोरियम इंटाइबस। चिकोरियम इंटाइबस दोस्तों जो है तंबाकू का नहीं है, ये दोस्तों जो है किसका खरपतवार है? तो चिकोरियम इंटाइबस जो है बरसीम का खरपतवार है। ठीक है, चिकोरियम इंटाइबस जो है बरसीम का खरपतवार है। इसे जो है कांसनी भी बोला जाता है, चिकोरियम इंटाइबस को जो है कांसनी भी बोला जाता है, और ये बरसीम का खरपतवार है। और दोस्तों जो है मक्का का ट्रायंथीमा मोनोगाइना है। मक्का का क्या खरपतवार है? मक्का का जो है ट्रायंथीमा मोनोगाइना है। तो यहाँ पे केवल चिकोरियम इंटाइबस जो है गलत दिया है। ये दोस्तों जो है बरसीम का प्रमुख खरपतवार है। ठीक है, किसका खरपतवार है? बरसीम का। चिकोरियम इंटाइबस जो है प्रमुख खरपतवार है। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे तंबाकू की जगह बरसीम करके इसको जो है अपने नोटबुक में जो है नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्फेटिक एवं पोटैशिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। तो फास्फेटिक और पोटैशिक उर्वरकों का प्रयोग कब किया जाता है? बुआई के समय मूल खाद के रूप में, खड़ी फसल में बिखेर कर, फसल में कई बार देकर, पड़ाव छिड़काव के रूप में। तो फास्फेटिक और पोटैशिक उर्वरक का प्रयोग बुआई के समय मूल खाद के रूप में जो है दिया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भदौरी भैंस का उत्पत्ति स्थान है। तो भदौरी भैंस का उत्पत्ति स्थान क्या है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो भदौरी भैंस का उत्पत्ति स्थान क्या माना जाता है दोस्तों? तो भदौरी भैंस का उत्पत्ति स्थान उत्तर प्रदेश का जो है इटावा जिला माना जाता है, या आप कह सकते हैं आगरा जिला। ठीक है, उत्तर प्रदेश का इटावा जिला या आगरा, ये दोस्तों जो है भदौरी का जो है उत्पत्ति स्थान माना जाता है। तो हमारा डी उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हरी खाद विस्थापित कर सकता है। तो हरी खाद जो है कितना किलोग्राम नाइट्रोजन जो है प्रति हेक्टेयर विस्थापित कर सकता है? 60 किलोग्राम, 100 किलोग्राम, 150 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर और 200 किलोग्राम। तो हरी खाद दोस्तों जो है 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर विस्थापित कर सकता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के गोवंशीय पशुओं में सबसे अच्छी दुकाजी नस्ल कौन सी है? तो भारत के गोवंशीय पशुओं में सबसे अच्छी दुकाजी नस्ल थारपारकर, अमृतमहल, हरियाणा कॉकरेज कौन सी है? तो सबसे अच्छी सर्वोत्तम दुकाजी नस्ल गायों की जो है कॉकरेज मानी जाती है, क्योंकि इनके बैल जो है बहुत ही हष्ट पुष्ट और जो है शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, जो बोझा ढोने के लिए या फिर जो है हल खींचने के लिए जो है उपयोग में लाए जाते हैं। तो कॉकरेज हमारा जो है सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मशरूम संबंधित है। तो मशरूम किससे संबंधित है? विषाणु से, जीवाणु से, फफूंद से, शैवाल से। तो मशरूम दोस्तों क्या है? एक फफूंद है। ठीक है, एक लाभदायक फफूंद है। इसे दोस्तों जो है क्या बोला जाता है? तो इसे जो है फंगी बोला जाता है मशरूम को, और ये दोस्तों जो है सब्जी के रूप में खाया जाता है। ठीक है, तो मशरूम क्या है? मशरूम एक फफूंद है, फंगी है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुओं में चिचड़ी बुखार का रोग होता है। तो पशुओं में जो है चिचड़ी बुखार का रोग जो है किस कारण होता है? विषाणु द्वारा, जीवाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, इनमें से किसी के भी नहीं द्वारा। ठीक है, तो पशुओं में चिचड़ी जोड़ बुखार रोग किसके कारण होता है? तो पशुओं में चिचड़ी जोड़ रोग जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है, इसको दोस्तों जो है पायरोप्लाज्मिस टेक्सास फीवर या फिर बेबीसियास भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? तो इसको दोस्तों जो है रक्त मूत्र रोग भी बोलते हैं। जो है चिचड़ी बुखार को क्या बोलते हैं? तो चिचड़ी बुखार को जो है रक्त मूत्र रोग भी बोलते हैं, पायरोप्लाज्मोसिस भी बोलते हैं, टेक्सास फीवर भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? बेबीसियासिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों जो है चिचड़ी जोड़ के जो है अन्य नाम है, ये किसके कारण होता है? तो ये जो है प्रोटोजोआ यानी जो है परजीवी कीट के द्वारा होता है। वो परजीवी कीट कौन सा है? तो वो परजीवी कीट जो है किलनी है। कौन सा है?
किलनी है, ठीक है। प्रोटोजोआ में परजीवी कीट है किलनी, जिसके कारण जो है चिड़ी जो है ज्वर होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील हरित शैवाल काम करते हैं। तो नील हरित शैवाल का प्रयोग जो है किस फसल में किया जाता है? गेहूँ, मक्का, धान, मटर। तो नील हरित शैवाल यानी बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी का प्रयोग जो है धान में जो है नाइट्रोजन स्थापित करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा धान सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग विषाणुओं के द्वारा होता है? गलघोटू, पोकनी, क्षय रोग, थनैला। दोस्तों जो है विषाणु के द्वारा होने वाले कौन कौन से रोग हैं? तो गलघोटू दोस्तों जो है हमारा किसके कारण होता है? तो गलघोटू जो है बैक्टीरिया जीवाणु के कारण होता है। क्षय रोग भी हमारा जो है बैक्टीरिया जीवाणु के कारण होता है। थनैला रोग भी जो है बैक्टीरिया जीवाणु के कारण होता है। पोकनी रोग दोस्तों जो है वायरस यानी विषाणु के कारण होता है। तो कौन सा हमारा सही हो जाएगा? तो विषाणु के द्वारा होने वाला रोग जो है पोकनी जो है ठीक है, वायरस के कारण होता है। बाकी गलघोटू, क्षय रोग, थनैला ये दोस्तों जो है जीवाणु जो है बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हमारा सही हो जाएगा, विषाणु द्वारा पोकनी रोग होता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों के तेल में तीखापन का कारण होता है। तो सरसों के तेल में तीखापन किसके कारण होता है? अमीनी एसिड, इरुसिक एसिड और ग्लूकोसिलेट्स। तो सरसों में दोस्तों जो तीखापन किसके कारण होता है? तो सरसों के तेल में जो तीखापन यहाँ पे ग्लूकोसिलेट्स के कारण होता है। किसके कारण? ग्लूकोसिलेट्स के कारण होता है। इसको दोस्तों जो है ग्लूकोसाइड जो है सिनिग्रीन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो ग्लूकोसिलेट को जो है ग्लूकोसाइड सिनिग्रीन भी बोला जाता है, ठीक है। जो है ग्लूकोसिलेट का जो फार्मूला क्या होता है? तो ग्लूकोसिलेट का फार्मूला होता है C10H16NH2K NH2K। ये दोस्तों जो है ग्लूकोसिलेट्स यानी जो है सिनिग्रीन का जो है फार्मूला होता है, ठीक है। तो तीखापन ग्लूकोसिलेट्स या जो है सिनिग्रीन ग्लूकोसाइड सिनिग्रीन के कारण जो है होता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरहर में दाना एवं लकड़ी का अनुपात होता है। तो अरहर में दाना और लकड़ी का अनुपात कितना होता है? तो अरहर में दाना और लकड़ी का अनुपात 1:8 होता है। कितना होता है? अरहर में दाना और लकड़ी का अनुपात 1:8 होता है। तो इसमें से दोस्तों ऑप्शन सी हमारा 1:6 से 8 जो है सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खनिज आपूर्ति कारक है? तो कौन सा खनिज आपूर्ति कारक है? मांस का चूर्ण, रक्त का चूर्ण, सोयाबीन का चूर्ण और सुपर मिंडप। तो आपूर्ति कारक कौन सा दोस्तों? तो आपूर्ति कारक जो है सुपर मिंडप है, ठीक है। कौन सा है? सुपर मिंडप है। इसमें दोस्तों क्या पाया जाता है? तो इसमें जो है 23.5% जो है कैल्शियम पाया जाता है और 11.5% जो है पोटास पाया जाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों जो है क्या है, जो है आपूर्ति कारक कौन सा है? तो सुपर मिंटप जो है हमारा आपूर्ति कारक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुधारू गाय को उसके शरीर रक्षा के लिए निम्न में से कितना दाना आहार दिया जाता है? तो एक दुधारू गाय को उसकी शरीर की रक्षा के लिए 1 से 1.5 किलोग्राम, 2 से 2.5 किलोग्राम, 3 से 3.5 किलोग्राम। तो एक दुधारू गाय को उसके शरीर की रक्षा के लिए जो है कितना दिया जाता है? 1 से 1.5 किलोग्राम दाना जो है दिया जाता है, ठीक है। एग्जैक्ट जो कितना दिया जाता है? 1 किलोग्राम, ठीक है। बट जो है 1 से 1.5 किलोग्राम जो है मेनली दिया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली उत्पादक जो है उत्पादन में अग्रणी हैं। कौन सा देश जो है यहाँ पे कौन सा जो है स्टेट मूंगफली उत्पादन में जो है सबसे टॉप पे है? ऑप्शन ए गुजरात, बी हरियाणा, सी महाराष्ट्र और डी राजस्थान। तो मूंगफली उत्पादन में दोस्तों कौन सा है? तो मूंगफली उत्पादन में जो गुजरात सबसे टॉप पे है, ठीक है। सबसे अधिक उत्पादन जो है गुजरात करता है। ये दोस्तों जो है मूंगफली उत्पादन का जो है 53% जो है अकेले उत्पादित करता है, ठीक है। 53% जो है अकेले उत्पादित करता है गुजरात अकेले। उसके बाद दोस्तों कौन सा आता है? तो उसके बाद हमारा TN तमिलनाडु आता है जो 13.4% जो है उत्पादित करता है मूंगफली का। तो पहले पे गुजरात और दूसरे पे तमिलनाडु जो है मूंगफली उत्पादन में है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संकर बछिया की प्रथम ब्यात की आयु होती है। तो एक संकर बछिया की जो है प्रथम ब्यात की आयु कितनी होती है? यहाँ पे 20 से 24, 24 से 30 माह, 36 से 40। तो एक संकर बछिया की जो है आयु कितनी होती है दोस्तों? तो एक संकर बछिया की आयु जो है 24 से 25 माह होती है। एक 24 बछिया की जो प्रथम ब्यात की आयु 24 से 25 माह होती है। तो यहाँ पे दोस्तों जो है कौन सा हमारा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी 24 से 30 हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए नहीं सही होगा क्योंकि इसमें जो है कम दिया है। तो जो है एक संकर बछिया की प्रथम ब्यात की आयु 24 से 25 माह होती है। जबकि देसी गाय की पूछे तो यहाँ पे संकर दिया है, देसी गाय की कितनी होती है? तो देसी गाय की 40 से 58 माह होता है, 40 से 58 महीने होता है।
प्रथम ब्यात की आयु देसी गाय की, जबकि जो है संकर गाय की कितनी होती है, तो 24 से 25 आप कह सकते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अंतर्वर्ती फसल है। तो ये दोस्तों जो है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो आप लोग सुलहावे का आंसर कमेंट करके बताइए। ठीक है, देखता हूँ कितने लोगों को पता है। तो सुलहावे का जो है आंसर कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने में लाल गूदा सड़न रोग होता है। तो गन्ने में लाल गूदा सड़न रोग किसके कारण होता है। लाल सड़न रोग को जो है रेड रॉट भी बोला जाता है गन्ने का। ठीक है, तो किसके कारण होता है, कोलिट्रोट्राइकम फाल्केटम द्वारा, फ्यूजेरियम उडम द्वारा, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम द्वारा और माइक्रोफोमिन फेजियोलाई द्वारा। तो गन्ने में जो है लाल सड़न रोग रेड रॉट किसके कारण होता है, तो गन्ने में लाल सड़न रोग जो है किसके कारण होता है, तो कोलेटोट्राइकम फाल्केटम द्वारा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ये दोस्तों जो है एक फफूद है, क्या है, तो कोलेटोट्राइकम जो है एक फफूद है। और दोस्तों जो है गन्ने में लाल सड़न रोग रेड रॉट जो है फफूद के कारण होता है, और फफूद का नाम क्या है, कोलिटोट्राइकम फाल्केटम। ठीक है, आप फाल्केटम याद रख सकते हैं, जो है इजी आपको पड़ेगा। ठीक है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रिप कप जांच की जाती है। तो स्ट्रिप कप परीक्षण या स्ट्रिप कप टेस्ट जो है किस रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है, गर्भाशय शोथ रोग में, थनैला रोग में, अफारा रोग में, जो है कॉक्सीडियोसिस रोग में। तो दोस्तों जो है स्ट्रिप कप परीक्षण का प्रयोग किस में किया जाता है, तो स्ट्रिप कप परीक्षण का प्रयोग जो है थनैला रोग में किया जाता है। किस में किया जाता है, तो स्ट्रिप कप परीक्षण का प्रयोग दोस्तों जो है थनैला रोग का जो है पता लगाने के लिए किया जाता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान में हॉपर बर्न होता है। तो धान में हॉपर बर्न जो है किसके कारण होता है, ब्राउन प्लांट हॉपर द्वारा, ग्रीन लीफ हॉपर द्वारा, ग्रास हॉपर द्वारा, राइस जो है गंधी बग द्वारा। तो धान में हॉपर बर्न किसके कारण होता है, तो धान में हॉपर बर्न दोस्तों जो है ब्राउन प्लांट हॉपर द्वारा होता है। धान में हॉपर बर्न ब्राउन प्लांट हॉपर द्वारा होता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध ज्वर बीमारी पशुओं में होती है। तो दुग्ध ज्वर बीमारी पशुओं में जो है किसके कारण होती है, जीवाणु द्वारा, कैल्शियम द्वारा, कैल्शियम की कमी से, सोडियम की कमी से, प्रोटोजोआ द्वारा। तो जो है दुग्ध ज्वर बीमारी जो है पशुओं में वो कैल्शियम की ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से जो है दुग्ध ज्वर बीमारी होता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्सरी उगाने की डेपोक विधि संबंधित है। तो नर्सरी उगाने की जो है डेपोक विधि किससे संबंधित है, गोभी से, प्याज से, धान से, तंबाकू से। तो नर्सरी उगाने की डेपोक विधि जो है धान, राइस, पैडी से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिटिकेल क्रॉस है। ट्रिटिकेल किसका क्रॉस है, गेहूं और जौ का, जौ और राई का, गेहूं और राई का, गेहूं और जई का। तो दोस्तों जो है ट्रिटिकेल गेहूं और राई का क्रॉस है। ठीक है, गेहूं और राई का जब क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, तो दोस्तों जो है ट्रिटिकेल बनेगा। क्या बनेगा, गेहूं और राई का जब क्रॉस कराएंगे तो ट्रिटिकेल बनेगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जो है मौलिक ग्रामीण संस्थान नहीं है, पूछा है। तो कौन सा मौलिक ग्रामीण संस्थान नहीं है, ग्राम पंचायत, ग्रामीण पाठशाला, ग्रामीण सहकारी समिति, जिला परिषद। ये दोस्तों जो है ग्रामीण संस्थान नहीं है जिला परिषद, क्योंकि ये जो है जिले से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ खाद दिया है और एक तरफ जो है उनका नाम दिया है। तो कंपोस्ट खाद को क्या बोलते हैं, तो कंपोस्ट खाद को जो है जीवांश खाद बोलते हैं, ये हमारा सही है। ठीक है, कंपोस्ट को जो है जीवांश खाद बोलते हैं। एल्गी को क्या बोला जाता है, तो जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर बोला जाता है। एल्गी को जो है बायो फर्टिलाइजर जैव उर्वरक बोला जाता है। डाई अमोनियम फास्फेट को जटिल उर्वरक बोला जाता है, ये भी हमारा सही है। यूरिया को संपूर्ण उर्वरक नहीं बोला जाता है। ठीक है, यूरिया संपूर्ण उर्वरक नहीं है। यूरिया क्या है, यूरिया दोस्तों जो है एक अपूर्ण उर्वरक है। यूरिया क्या है, यूरिया एक अपूर्ण उर्वरक है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है केवल नाइट्रोजन पाया जाता है, इसलिए यूरिया संपूर्ण उर्वरक नहीं है। यूरिया क्या है, यूरिया एक अपूर्ण उर्वरक है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाकलित भोज्य तत्व प्रबंधन समाकलित प्रयोग है किसका। समाकलित भोज्य तत्व प्रबंधन समाकलित प्रयोग है किसका, एनपीके का। एनपीके द्वितीय और सूक्ष्म भोज्य तत्वों का, उर्वरक प्लस जीवांश पदार्थों प्लस जैविक उर्वरकों का। तो समाकलित भोज्य तत्व प्रबंधन समाकलित प्रयोग किसका है, उर्वरकों का, जीवाश्म पदार्थों का और जैविक उर्वरकों का। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ों की वृद्धि में कौन सा पोषक तत्व सहायक है। तो कौन सा पोषक तत्व जो है जड़ों की वृद्धि में सहायक होता है, नाइट्रोजन, पोटास, बोरान, फास्फोरस। तो जड़ों की वृद्धि के लिए दोस्तों जो है कौन सा जो है पोषक तत्व सहायक होता है, तो फास्फोरस जो है
जो है जड़ों की वृद्धि के लिए सहायक होता है। दोस्तों जो पौधे की पार्श्व और जो रेशेदार जड़ें होती हैं, पौधे की जो पार्श्व और रेशेदार जड़ें होती हैं, उनकी वृद्धि में दोस्तों जो है फास्फोरस हमारा सहायक होता है। ठीक है, कौन सा सहायक होता है? तो पौधों की पार्श्व और रेशेदार जड़ों में जो है फास्फोरस जो है वृद्धि में सहायक होता है जड़ निर्माण में, इसलिए जड़ों की वृद्धि या जड़ निर्माण में जो है फास्फोरस सहायक माना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक दशाएं हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक दशाएं कौन सी है? रोशनी और जो है उपयुक्त तापक्रम, अच्छा तापक्रम। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है तापक्रम और रोशनी जो है अच्छी चाहिए, ये भी सही हो जाएगा। क्लोरोफिल और पानी, ठीक है, ये भी सही है। कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये तीनों दोस्तों कारक जो हैं सही हैं, तो ऊपरी सभी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह खरीफ फसलों का है? तो कौन सा समूह जो है खरीफ फसलों का समूह है? धान, ज्वार, बाजरा, चना। ठीक है, चना हमारा इसमें गलत हो जाएगा, तो ये समूह हमारा गलत हो गया। मसूर, जौ, ज्वार, मूंगफली, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। मक्का, तिल, कपास, बाजरा, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों जो है मक्का, तिल, कपास, बाजरा, ये जो है खरीफ फसलों का समूह है। मक्का, तिल, कपास, बाजरा, ये दोस्तों जो है खरीफ फसलों के समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ढालू खेत में जुताई की जानी चाहिए। तो ढालू खेत में जो है किस तरह से जुताई करते हैं? तो यहाँ पे देख लेते हैं, ढाल के समानांतर गलत है, क्योंकि ढाल के समानांतर जुताई करेंगे तो और अधिक ढाल हो जाएगा। ढाल के विपरीत और दोनों तरफ से उपयुक्त सभी सत्य हैं। तो ढालू खेत में जो है ढाल के विपरीत जो है जुताई की जाती है, ताकि ढाल जो है कम हो सके और खेत जो है समान हो सके। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान का खैरा रोग किसके छिड़काव से नियंत्रित किया जा सकता है? तो धान का खैरा रोग जो है किसके जो है छिड़काव से नियंत्रित होता है? तो सबसे पहले धान का खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो धान का खैरा रोग जो है जिंक की कमी के कारण होता है। तो धान का खैरा रोग जिंक की कमी कारण, और इसके नियंत्रण के लिए तो जब जिंक की कमी रहेगी तो हम लोग क्या छिड़केंगे? कॉपर सल्फेट। आप कॉमन सेंस से बता सकते हैं, गलत हो जाएगा। मैग्नीज सल्फेट गलत है। बोरैक्स गलत है। तो जिंक की कमी से जो है धान में खैरा रोग होता है, तो इसके लिए जिंक सल्फेट का छिड़काव करते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हरे चारे को बिना इसके तत्वों में मूल हरे रंग के हरा से जो सुखाया गया है उसको क्या कहते हैं? तो जब दोस्तों जो है हरे चारे को इस तरह से सुखाते हैं कि उसके तत्व नष्ट ना हो, लेकिन उसका जो है हरा रंग नष्ट हो जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? तो उसको बोलते हैं जो है, क्या बोलते हैं? हे बोलते हैं। ठीक है, जब सुखाया जाता है बिना जो है उसके पोषक तत्वों के नष्ट हुए तो उसे हे बोलते हैं। साइलेज क्या होता है? स्वाइमलेज कोई नहीं, कोई शब्द नहीं है। साइलेज क्या होता है दोस्तों? साइलेज जो होता है, गड्ढे में जो है चारे के जो है छोटे छोटे टुकड़े को जो है काट कर संरक्षित किया जाता है, ताकि उसके पोषक तत्व नष्ट ना हो और उनमें जो है नमी बनी रहे, ठीक है, और जो है पौष्टिक और स्वादिष्ट हो, तो उसे साइलेज बोलते हैं। तो साइलेज को जो है काट कर गड्ढों में दबा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न खलियों में से कौन सी दुधारू पशुओं के लिए सबसे अच्छी समझी जाती है? तो कौन सी खली दुधारू पशुओं के लिए सबसे अच्छी होती है? साल सीड की खली, नीम की खली, सरसों की खली, मूंगफली की खली। तो दुधारू पशुओं के लिए सबसे अच्छी खली नीम की खली मानी जाती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोग जनकों के आधार पर कंडुआ रोग इस वर्ग का रोग है। तो कंडुआ रोग किसके कारण होता है? फफूंदी, विषाणु, जीवाणु। ठीक है, कंडुआ रोग किसके कारण होता है दोस्तों? तो यहाँ पे दोस्तों जो है फफूंदी दिया है, विषाणु दिया है और जीवाणु दिया है। तो आप लोग दोस्तों जो है कमेंट करके बताइए 33 का, ठीक है, 33 का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो है किसके कारण होता है। ठीक है, तो दोस्तों जो है किसके कारण होता है मैं बता देता हूँ। तो जो है कंडुआ रोग दोस्तों जो है फफूंदी के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, HT-ST दुग्ध पाश्चुरीकरण की विधि में दूध को गर्म करते हैं। तो जो है HT-ST जो है दूध पाश्चुरीकरण की विधि है, इसमें दूध को जो है कितना देर तक गर्म करते हैं और कितने समय के लिए करते हैं? तो HT-ST में जो है पाश्चुरीकरण विधि में दूध को 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है 15 सेकेंड के लिए गर्म किया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही खेत में एक ही समय में एक से अधिक फसलें उगाने को कहते हैं। ठीक है, जब खेत हमारा एक ही है और एक ही समय पर और एक से अधिक फसलें उगाएंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बहुफसली खेती गलत। विशिष्ट खेती गलत। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे मिश्रित खेती बोलते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के पौध संरक्षण सलाहकार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारत सरकार के पौध संरक्षण सलाहकार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, फरीदाबाद में।
तो पौध संरक्षण सलाहकार का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया में बाईयूरेट का मानक स्तर होता है। तो यूरिया में बाईयूरेट का जो है मानक स्तर कितना होता है? 2.5%, 2%, 1.5%, 1%। तो यूरिया में दोस्तों जो है मानक स्तर कितना होता है? तो जो है हमारी व्यापारिक यूरिया होती है उसमें दोस्तों जो है अधिकतम कितना हो सकता है? तो 1.5% जो है मानक स्तर हो सकता है। कितना होता है? 1.5% जो है व्यापारिक यूरिया में जो है मानक स्तर होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय ऊसर भूमि में धान के पौधे की रोपाई के लिए उचित उम्र होती है। तो क्षारीय ऊसर भूमि में धान के पौधे की जो है सबसे अच्छी उम्र कौन सी मानी जाती है रोपाई के लिए? 21 से 25 दिन, 25 से 30 दिन, 35 से 40 दिन और 40 से 50 दिन। तो दोस्तों जो है क्षारीय ऊसर भूमि में धान के पौधे की रोपाई के लिए 25 दिन जो है सबसे अच्छी मानी जाती है, 35 डे। तो इस हिसाब से दोस्तों हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी 35 से 40 दिन जो है सही हो जाएगा। एग्जैक्ट कितना होता है? तो एग्जैक्ट जो है 35 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अच्छे साइलेज का पीएच मान होना चाहिए। तो अच्छे साइलेज का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो अच्छे साइलेज का पीएच मान जो है 3.5 से 4.2 के बीच होता है। अच्छे साइलेज का पीएच मान जो सबसे अच्छा जो साइलेज होता है उसका पीएच मान 3.5 से जो है 4.2 के बीच होता है। कितना होता है? 3.5 से 4.2 के बीच होता है सबसे अच्छे साइलेज का पीएच मान। और अच्छे साइलेज का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? जो है सबसे अच्छे यहाँ पर वेरी गुड साइलेज जो होता है उसका पीएच मान 3.5 से साढ़े जो है 4.2 के बीच होता है। और अच्छे साइलेज यानी जो है गुड साइलेज का मान कितना होता है? तो अच्छे साइलेज का मान 4.2 से 4.5 के बीच होता है। ठीक है। और सबसे जो है बेकार साइलेज का पीएच मान कितना होता है? तो यहाँ पे बैड साइलेज जो है बेकार साइलेज का पीएच मान कितना होता है? 4.8 से जो है अधिक होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बेकार साइलेज बोलेंगे। ठीक है। तो बस दोस्तों जो है आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इसके अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।